हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो और नव वर्ष बहुत अच्छे तरीके से हो आप सभी के लिए। और माता रानी के आगमन की बहुत बहुत बधाई और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्टिंग से पढ़ने वाले हैं। उसमें हम स्टार्टिंग से सब पढ़ेंगे, अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेंगे और बड़े आनंद के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, आज हमारा फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे और अपन इसे विधिवत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में हम आपसे पूछते भी चलेंगे। देखो बेटा, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर, ठीक, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद हम उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक, देखो, एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस a new offspring similar to itself, similar to itself। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वह अपने जैसी नई ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है संतान है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी हो, लगभग लगभग वह अपने जैसी संतानों को जन्म देने का काम करते हैं। दे प्रोड्यूस अ न्यू ऑफस्प्रिंग, जो कि कैसी होती है? सिमिलर टू इटसेल्फ होती है। यहाँ पर हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि मतलब सिमिलर टू इटसेल्फ का मतलब है कि टोटली मैच करती हो, है हु बहू हो, फोटोकॉपी हो, बट नॉट, ये सब नहीं है। सिमिलर होती है, जैसे काऊ है तो काऊ जैसी होगी, एलिफेंट है तो एलिफेंट जैसी ऑफस्प्रिंग होगी, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हमारी रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन था। अच्छा, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो था वो है अपना लाइफ स्पेन क्या है। लाइफ स्पेन का मतलब क्या होता है, लाइफ स्पेन क्या होता है, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि देखो बेटा, क्या है लाइफ स्पेन का मतलब है कि एवरेज टाइम ऑफ लाइफ, एक हमारी लाइफ का एक एवरेज टाइम, एक ऐसा टाइम जहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारी की सारी प्रोसेसिंग बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली अच्छे तरीके से हो रही हो, ऐसे टाइम को हम एवरेज, मतलब ऐसे टाइम को हम लाइफ स्पेन कहते हैं। तो लाइफ स्पेन का मतलब होता है कि द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, एक ऐसा ड्यूरेशन लाइफ का जिसमें हम देखें कि वह कहाँ से हो, एक बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का टाइम है, जन्म से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पेन। क्या कहेंगे? लाइफ स्पेन कहते हैं। आई बात समझ में? बर्थ हो गया, बर्थ के धीरे 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 प्रॉपर तरीके से ग्रोथ डेवलपमेंट होगा और लास्ट में एक एवरेज टाइम के बाद डेथ हो, नेचुरल डेथ हो। यहाँ पर नेचुरल जरूर लिखना, क्योंकि क्या है, डेथ तो कई टाइप के होते हैं, एक्सीडेंटल भी डेथ हो जाती हैं, है ना, जन्म के बाद भी डेथ हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि द ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, ऐसा ड्यूरेशन जो बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक जाए, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं लाइफ स्पेन। ठीक, अच्छा, पहली बात ये है कि एनिमल्स की जो लाइफ स्पेन होती है वो कम होती है देन
प्लांट्स की तुलना अगर हम करें तो प्लांट का लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है, एनिमल का लाइफ स्पेन कम होता है, क्योंकि प्लांट में एक डेफिनेट टाइम तक ग्रोथ होता है और एनिमल जो होते हैं उनमें होल लाइफ ग्रोथ होता है। इसीलिए याद रखेंगे आप सभी लोग कि जो एनिमल्स हैं उनका लाइफ स्पेन कम रहता है देन प्लांट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ लाइफ स्पेन दिए गए हैं जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले अपना एलिफेंट दिया है, एलिफेंट की जो लाइफ स्पेन है वो 60 टू 90 ईयर्स के समथिंग रहती है। ठीक है, 60 टू 90 ईयर्स 60 मीन्स और 90 यानी काफ़ी डिफरेंट है बीच में। सही बात है, देखो जो एशियाटिक एलिफेंट होते हैं जैसे कि हमारी इंडिया में है, पाकिस्तान में, उनका जो लाइफ स्पेन है वो लगभग 60 ईयर्स के समथिंग रहता है, और जो अमेरिकन एलिफेंट होते हैं उनका लाइफ स्पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट चेंज नहीं होती है, एक जैसी रहती है, इसका भी असर रहता है। ठीक है ना, जैसे कि हम बनाना ट्री के बारे में बात करें, ये कौन सा ट्री है? बनाना ट्री है। कौन सा ट्री है? बनाना ट्री हो गया। ये हमारा बेनियान ट्री हो गया है। तो बेनियान ट्री जो रहता है उसकी जो लाइफ स्पेन है वो कितनी है? 200 ईयर्स है। देखो ज़्यादा हो गई है ना, हो गई कि नहीं होगी? ज़्यादा 200 वर्ष है ना। अगर उसकी तुलना हम बटरफ्लाई से कर दें तो बटरफ्लाई में 1 to 2 वीक्स सही है ना। तो मैं यही बात तो कर रहा था ना। राइस की बात करें तो 4 to 5 मंथ है, 4 to 5 मंथ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लाइफ स्पेन एक एवरेज लाइफ है, जैसे कि मैन है, यहाँ पर दिया नहीं गया है मैन का, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 70 ईयर्स लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 70। अब आप बोलो क्या है सर, आदमी मैन की एज जो है सर 70 साल से ही बहुत ज़्यादा होती है, हमारे यहाँ तो एक 100 साल की एक बुढ़िया दादी भी है। वो बात ठीक है, लेकिन वो एक डिपेंडेबल लाइफ है, उसमें कोई सेल्फ कुछ कर नहीं पाएगा, एक स्थान से दूसरी जगह पर नहीं जा सकता है। जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है। लेकिन 70 ईयर्स ओल्ड पर्सन जो है खुद अपने काम थोड़े बहुत कर सकता है, तो एक एवरेज लाइफ है। ठीक है, तो लाइफ स्पेन समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। ठीक, चलिए मैंने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन अभी आपको बताई थी, एक बार मैं और बताए दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था, व्हाट इज द मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी ऑफस्प्रिंग हो, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो, वो एक नई ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है, उसे हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। और रिप्रोडक्शन के 2 टाइप होते हैं। रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं बेटा? 2 टाइप हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने? सिंगल पेरेंट। सिंगल पेरेंट को हम यूनी पेरेंटल भी कहते हैं, यूनी पेरेंटल भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सिंगल टाइप का एक ही कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? यूनी पेरेंटल। क्या कहेंगे? यूनी पेरेंटल कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब हम बात करें यहां पर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने? 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और जो कैसे होंगे? बाई पेरेंटल होंगे। इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे बाई पेरेंटल। ठीक है, ये बाई पेरेंटल होते हैं। एक मिनट रुकना, बाई पेरेंटल से हम क्या कहते हैं? बाई पेरेंटल कहते हैं। ठीक है, बाई पेरेंटल। ठीक, अच्छा इसमें जो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं दे आर अपोजिट सेक्स। वे कैसे होते हैं? अपोजिट सेक्स में होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट सेक्स। ठीक है, आई मीन जिसमें से एक मेल होगा तो दूसरी क्या होगी? फीमेल होगी। है, जिसमें 2 अपोजिट सेक्स रहते हैं, जिसमें से एक मेल होगा और दूसरा क्या होगा? फीमेल होगा। ठीक, अच्छा इसमें गैमीट्स नहीं बनते हैं, आई मीन गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, गैमीट्स नहीं बनते हैं। इसमें गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, इसमें
जेनेसिस की प्रोसेस होती है, आई मीन फॉर्मेशन द गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। जब गैमीट्स नहीं बन रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन की कोई प्रोसेस नहीं होगी। इसमें क्या नहीं बन रहे हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। लेकिन इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें बनते हैं गैमीट। इसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। इसमें क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, इसमें मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। इसमें मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं। इसमें लेस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस, कम, लेस ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस। ठीक है, अच्छा, इसमें टाइम बहुत कम लगता है, लेस टाइम। रिप्रोडक्शन में कैसा टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। इसमें मोर टाइम लगता है, ज्यादा टाइम लगेगा, ऑफ स्प्रिंग कम बनते हैं। ठीक है, इसमें जो भी ऑफ स्प्रिंग बनते हैं दे आर क्लोन्स, वे सबके सब क्लोन होते हैं और इसमें क्लोन्स नहीं बनते हैं। इसमें क्लोन्स नहीं बनेंगे। अब बात आती है क्लोन्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मीन्स ऑफ क्लोन्स। क्लोन्स हम उस स्ट्रक्चर को, उस ऑफस्प्रिंग को कहते हैं जो जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जिनके जेनेटिक कैरेक्टर मैच करते हो 100%, मोर्फोलॉजिकली कैरेक्टर सबके सब मैच करते हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। एनसीईआरटी साफ साफ अक्षरों में लिखती है कि क्लोन्स हम उन्हें कहते हैं जो जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं। अब क्वेश्चन इस बात का भी आ जाता है, क्या हम ट्विंस को क्लोन कह सकते हैं? हम ट्विंस को बिल्कुल क्लोन नहीं कह सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो ट्विंस जो होते हैं वो जेनेटिकली डिफरेंट रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट रहता है, इसीलिए हम उन्हें क्लोन नहीं कहेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। आप अच्छे से याद रखें। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हुआ, दैट इज कॉल्ड यूनिपेरेंटल है। इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व हुए, आई मीन बाई पेरेंटल, और उसमें 2 अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होता है दूसरी फीमेल होता है। ठीक, इसमें गैमीटोजेनेसिस नहीं होता है। गैमीटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन द गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, आई मींस गैमीट्स नहीं बनते हैं। और इसमें गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें गैमीट बनते हैं, क्योंकि इसमें मेल गैमीट बनते हैं, फीमेल गैमीट बनेंगे, अलग अलग टाइप के गैमीट बनेंगे और करेंगे फर्टिलाइजेशन। व्हाट आर द मीन्स ऑफ फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि गैमीट्स ही नहीं है। इसमें मोर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, लेस टाइम, कम टाइम में ज्यादा ऑफ स्प्रिंग बनेंगे। इसमें बहुत कम टाइम ज्यादा लगेगा, ऑफ स्प्रिंग कम बनते हैं। ठीक, और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इसे आप अच्छे से याद रखें, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, इंपोर्टेंट टर्म है, एनसीईआरटी साफ अक्षरों में लिखती है कि जेनेटिकली और मोर्फोलॉजिकली जो सिमिलर होते हैं उन्हें ही हम क्लोन कहते हैं। तो बोलो बात समझ में आई? चलो ठीक है, आगे देखते हैं पुनः। आगे अपन जी देखते हैं द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो हम सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ा फिजन। हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिजन के बारे में कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ फिजन। तो फिजन का मतलब होता है एन ऑर्गेनिज्म divides into 2 or more than 2, more than 2। कोई भी ऑफ स्प्रिंग हो, कोई भी वो इंडिविजुअल पर्सन हो या ऑर्गेनिज्म हो, या तो वो 2 में डिवाइड कर जाए,
आई बात समझ में? या वो 2 में डिवाइड करे या वो 2 से ज़्यादा में डिवाइड करे, तो हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। क्या कहेंगे? तब हम उसे फिजन कहेंगे। आई बात समझ में? कोई भी इंडिविजुअल हो, या तो वो 2 में डिवाइड हो जाए या वो 2 से ज़्यादा में डिवाइड कर जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? फिजन कहते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजन। फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, ठीक। सेकेंड इज मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी का मतलब बाई मीन्स 2 होता है। कोई भी ऑफ स्प्रिंग है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यदि वो 2 में डिवाइड कर जाए, 2 ऑफ स्प्रिंग बना ले, तो बाइनरी फिजन कहेंगे, ठीक। और यदि वो 2 से ज्यादा, मोर देन, तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन कहेंगे। क्या कहेंगे? मल्टीपल फिजन। सबसे पहले हम देखते हैं अमीबा में बाइनरी फिजन। इसका एग्जाम्पल है अमीबा है, इगुलिना है और प्लेनेरिया है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है अपना अमीबा है और प्लाज्मोडियम है। तो अमीबा यहाँ दोनों साइड आ गया है। तो इसका रीजन क्या है? तो देखो, कंडीशन 2 होती है। एक होती है फेवरेबल कंडीशन, दूसरी होती है अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन जहाँ हमारे किसी भी इंडिविजुअल को प्रॉपर तरीके से वाटर मिल रहा है, फूड मिल रहा है, इन्वायरमेंट में कोई इन्फेक्शंस नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो फेवरेबल कंडीशन कहते हैं। और यदि सब कुछ ठीक नहीं है, लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ वाटर, तो इसे हम कहते हैं अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। तो अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होगा और फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन होगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो हम देखते हैं, ये आपका अमीबा है। ये क्या है बेटा? अमीबा है, अमीबा, ठीक। हम देख रहे हैं कि ये अमीबा का न्यूक्लियस है। ये क्या है अमीबा का? ये अमीबा का न्यूक्लियस है। ये आप देखें डायग्राम में, ए न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले अमीबा में अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है। देखो यहाँ पर इसने अपने शेप को इंक्रीज किया है, देख रहे हैं ना आप। धीरे धीरे इसने और बढ़ा लिया और लास्ट में ये सेपरेट हो गया और 2 न्यूक्लियस बना लिए। और बाद में इसका जो दिख रहा है ना साइटोप्लाज्म जो है वो धीरे धीरे डिवीजन कर रहा है और लास्ट में डिवाइड कर गया। और इसमें कितने ऑफस्प्रिंग बने? 2 डॉटर सेल बन गए, 1 और 2। तो इसे हम क्या कहेंगे? बाइनरी फिजन बोलेंगे। इसे हम क्या सा फिजन कहेंगे? बाइनरी फिजन बोलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अमीबा ने इसमें एक अमीबा से 2 डॉटर सेल बन गए, तो दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। कौन सा फिजन? बाइनरी फिजन। अब मल्टीपल फिजन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो वह एक सिक्रेशन करता है जिसकी वजह से उसके सराउंडेड एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती है। 3 लेयर वाली स्ट्रक्चर बनती है। कितनी लेयर वाली स्ट्रक्चर बनती है? 3 लेयर वाली स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, कितने लेयर्ड? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर, 3 लेयर वाला स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम कहते हैं सिस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिस्ट बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्ट और इस प्रोसेस को बोलते हैं इनसिस्टेशन। क्या कहते हैं? इनसिस्टेशन। तो हम इसे अब क्या कहेंगे कि हमारे पास एक पेरेंट सेल है और अब ये न्यूक्लियस कंटिन्यूसली डिवीजन करता है और बहुत सारे न्यूक्लियस को बना लेता है। कई न्यूक्लियस बनाता है। देखो बेटा यहाँ पर एक, बहुत सारे न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं मैनी न्यूक्लियाई कंटेन्ड इन सिस्ट, बहुत सारे न्यूक्लियस सिस्ट के अंदर भरे पड़े हैं। अब यहाँ तक तो अनफेवरेबल थी, अब कंडीशन आई फेवरेबल। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये वाटर के कांटेक्ट में रहने से डिके हो जाती है। जो सिस्ट जो है वो क्या हो जाती है? डिके, गल जाती है और धीरे धीरे बहुत सारे सेल्स जो हैं वो अंदर बाहर इन्वायरमेंट में आने लगते हैं और नए नए अमीबा को फॉर्म कर लेते हैं, नए नए अमीबा को बना लेते हैं। तो हमने देखा कि इसमें बहुत सारे डॉटर सेल बन रहे हैं, देख रहे हैं। सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड इन फेवरेबल कंडीशन, ठीक है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो वाटर कांटेक्ट में आने से सिस्ट जो है वो डिके हो जाती, गल जाती है और बहुत सारे सेल बाहर आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि इसमें बहुत सारे डॉटर सेल बने, इज कॉल्ड मल्टीपल फिजन। 2 डॉटर सेल बने, इज कॉल्ड बाइनरी फिजन, ठीक है। याद रखना है अच्छे से, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन बडिंग।
व्हाट इज द मीन्स ऑफ बडिंग, बेटा बडिंग क्या होती है, तो बडिंग के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि बडिंग जो है ना, बडिंग के दो टाइप रहते हैं। बडिंग के कितने टाइप रहते हैं, बडिंग के अपने पास दो टाइप हैं, ठीक है। बडिंग के कितने पास टाइप हैं, अपने पास दो टाइप हैं, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा पहले टाइप पढ़ते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, हैं। बडिंग के कितने टाइप बेटा बताए हमने, दो टाइप बताए, ठीक है। बडिंग के कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं, यहीं पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, हमारे पास बडिंग के दो टाइप हैं, जिसमें से आपका बडिंग, तो बडिंग के हमारे पास कितने टाइप हैं, दो टाइप हैं, ठीक है। एक आपके पास होती है एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन किया गया है और तीनों एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने। एक इंटरनल बडिंग, इंटरनल बडिंग, ओके। देखो बेटा, एक्सटर्नल बडिंग जो होती है वो आउट ऑफ ग्रोथ, वो बॉडी के बाहर ग्रो करती है, आउटर ग्रोथ, ये आउटर ग्रोथ होता है जो बॉडी के बाहर ग्रोथ होगा। जैसे कि हम यहां हाइड्रा में देख रहे हैं, हाइड्रा में देख रहे हैं, इसका एग्जांपल हाइड्रा है और इसका एग्जांपल ईस्ट भी है, हम पढ़ेंगे, बताएंगे हम आपको हाइड्रा में। इंटरनल बडिंग का मतलब होता है इनर, इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर बनते हैं। इसका भी एग्जांपल स्पॉन्जेस, स्पॉन्जिला, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो पहले हम आपको एक्सटर्नल बडिंग पढ़ाएंगे, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं हाइड्रा में। देखो बेटा, ये हाइड्रा है, इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रा है, हाइड्रा। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक आउट ग्रोथ बनना है, हाइड्रा की बॉडी के ऊपर एक एक्सटर्नल ग्रोथ बनना है, जिसे हम कहते हैं बड। क्या कहते हैं, बड, बड कहते हैं। फिर धीरे धीरे इस बड ने क्या किया कि अपनी पेरेंट बॉडी से फूड, वाटर, सब कुछ धीरे धीरे लिया और अपने शेप को इसने इंक्रीज करना शुरू कर दिया, यानी अल्टीमेटली डेवलप, अल्टीमेटली इसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है। और इंक्रीज किया और लास्ट देन सेपरेट द पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म ए न्यू ऑर्गेनिज्म, एक न्यू हाइड्रा बना लिया। लास्ट में क्या किया इसने, ये अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो गया और एक न्यू हाइड्रा में कन्वर्ट हो गया। आपने देखा इसमें पेरेंट बॉडी रहती है, लेकिन जब हमने वो पढ़ा था, फिजन पढ़ा था, तो हम क्या देख रहे थे, हम फिजन में देख रहे थे कि पेरेंट बॉडी जो थी वो क्या हो गई, फिनिश हो गई थी। आप देखें गौर से, पेरेंट बॉडी जो थी अपनी वो कैसी हो गई थी, फिनिश हो गई थी, खत्म हो गई थी। लेकिन हम बडिंग में ये देखते हैं, देखो यहां पर देखें, ये न्यूक्लियस था, हैं, लास्ट देन डिवाइड करता गया और यहाँ के दो न्यूक्लियस बन गए। कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए थे कि नहीं बन गए थे, ठीक है। और हम इसमें जो देख रहे हैं, देखो दो डॉटर सेल बने थे ना, इसमें दो डॉटर सेल बने हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें हमने देखा कि पेरेंट बॉडी अभी है यहां पर, पेरेंट बॉडी कैसी यहां पर है, ठीक है। क्या बात है, देखो हम बात बताना चाहते थे, यहां पर दो डॉटर सेल बने, ठीक है ना, अच्छा, और पेरेंट बॉडी फिनिश हो गई। यहां पर आप देखिए गौर से, पेरेंट बॉडी है और न्यू
हाइड्रा बन के तैयार हो गया यहाँ पर। तो कहने का मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजन में क्या होता है कि पेरेंट बॉडी खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, और जो ऑफस्प्रिंग बनते हैं दे आर अबाउट इक्वल साइज, लगभग इक्वल साइज में रहती हैं। लेकिन इसमें हम ये देख रहे हैं कि पेरेंट बॉडी शेप में बड़ी है और न्यू हाइड्रा कैसा है, छोटा है। तो ये आप थोड़ा सा डिफरेंट अच्छे से याद करके रखना, ठीक है। अब हम आपको ले चलते हैं ईस्ट के पास। ये भी एक्सटर्नल बडिंग का एग्जाम्पल है। हमने क्या देखा कि ये हमारे पास पेरेंट सेल है। ये कौन सी सेल है हमारे पास, पेरेंट सेल है। आपने देखा ये पेरेंट सेल है, इसके ऊपर एक ग्रोथ बन गया, इसे हम क्या कहेंगे, बड कहेंगे। क्या कहेंगे, बड। लास्ट दिन धीरे धीरे ये भी अपनी पेरेंट बॉडी से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है और एक नई ईस्ट को बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये हमने दो एग्जाम्पल हमारे बुक्स में दिए गए हैं, एनसीईआरटी में दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो हाइड्रा दिया गया, दूसरा आपका क्या दिया गया, ईस्ट दिया गया है, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसके बारे में अपन देख लेते हैं। हम बात कर रहे थे एक्सटर्नल बडिंग की, तो एक्सटर्नल बडिंग का एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। क्या है, स्पॉन्जेस, यानी स्पॉन्जिला में देखने को हमें इंटरनल बडिंग मिलती है। तो इंटरनल बडिंग क्या रहती है, ये भी अनफेवरेबल कंडीशन जैसी कंडीशन बनती है। यहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो बर्ड्स हैं इसके अंदर भरे हैं, कंटेन हैं, भरे पड़े हैं, अंदर की ओर है, देखें। और सराउंडिंग एक मोटी सी लेयर बनी है और कुछ हार्ड टाइप के कुछ स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो इसे प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। इन्हें हम स्पीक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पीक्यूल्स, ठीक है, स्पीक्यूल। ये इसका ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग है। जैसे ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये यहाँ से बाहर की ओर आना स्टार्ट कर देते हैं और धीरे धीरे जर्मिनेशन करते हैं, और जर्मिनेशन करने के बाद नए नए ऑर्गेनिज्म को बनाने का काम करते हैं। इस ओपनिंग को हम माइक्रोपाइल भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। तो ये बहुत इंटरनल बडिंग है और ये प्रोसेस अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, ठीक है। चलिए अगला जो मोड जो है अपना वो है आपका रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। कौन सा है, रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन, ठीक। चलो पहले तो पढ़ते हैं, समझते हैं कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। देखो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है फ्रेगमेंट्स यानी पीसेस होना, या तो ये पीस नेचुरल तरीके से हो जाए या आर्टिफिशियल तरीके से हो जाए। जितने भी पीसेस होंगे वो सब की सब जर्मिनेट होंगे, धीरे धीरे अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से बना लेते हैं, फिर से नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रीजनरेशन या फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हाइड्रा है, स्टार फिश है और प्लेनेरिया। तो हमने एग्जांपल यहाँ पर प्लेनेरिया का लिया, ये हमारा पेरेंट प्लेनेरिया है और हम इसमें पढ़ेंगे रीजनरेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले प्लेनेरिया आर्टिफिशियल नेचुरल तरीके से कट हो गया, बी और सी 3 पीसेस में कट हो गया, ए पीस, बी पीस और सी पीस, 3 पीस हुए इसके, ठीक है। अब ए पीस जो देखा आपने ये धीरे धीरे डाउनवर्ड्स ग्रो कर रहा है, अपने लॉस्ट पार्ट को फिर से रीजनरेट कर रहा है। ये वाला बोथ साइड डेवलप कर रहा है, ठीक है, और अपने जो हिस्से जो पार्ट लॉस्ट हो गए थे उनको फिर से रीजनरेट कर दिया। और इसने अपवार्ड ग्रोथ की, इसने डाउनवार्ड ग्रोथ, इसने बोथ साइड डेवलपमेंट किया और नए 3 प्लेनेरिया बन गए। तो रीजनरेट का मतलब समझ में आया, रीजनरेट फिर से बनाना, लॉस्ट पार्ट को फिर से तैयार करना, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, फ्रेगमेंट्स, टुकड़े हो जाते हैं और सब टुकड़े जर्मिनेट करेंगे और फिर से नए नए क्या बनाएंगे, ऑर्गेनिज्म बनाने का काम करते हैं। चलो बेटा अगला है आपका प्लाज्मोटॉमी। प्लाज्मोटॉमी की प्रोसेस हमें एक तो ओपेलाइना में देखने को मिलती है और दूसरी मिलती है पॉलीमिक्सा में। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, ओपेलाइना और पॉलीमिक्सा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये प्रोसेस जो है प्लाज्मोटॉमी की प्रोसेस है फाउंड इन मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म। ये हमें मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हैं, इनकी एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सेल जिनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हों तो हम उसे मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। चलो कैसे होती है देखते हैं। सपोज दैट मान लिया कि ये ओपेलाइना है, दिस इज ओपेलाइना। मान लिया कि इसके साइटोप्लाज्म में 9 न्यूक्लियस हैं, सपोज
लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, और ये इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसके भीतर, ठीक है। ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है, ये वाले, ठीक है। ये इसका क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक। ये बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि धीरे धीरे इसका साइटोप्लाज्म डिवीजन कर रहा है, और फिजन में हम क्या देख रहे थे कि इसमें न्यूक्लियस डिवीजन हो रहा था। लेकिन प्लाज्मोटॉमी में पहले क्या होगा, पहले साइटोप्लाज्म डिवीजन करता है, और साइटोप्लाज्म डिवीजन करने के बाद इससे ऐसे करके साइटोप्लाज्म डिवीजन करने लगा धीरे धीरे, और लास्ट में एकदम बिल्कुल डिवीजन कर गया ऐसे करके, और ये डिवीजन कर गया। लो, तो एक साइड में 4 न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, एक साइड में 5 न्यूक्लियस सेपरेट हो गए, ऐसे करके सेपरेट करके अब इसमें न्यूक्लियस डिवीजन होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। तो और कितने न्यूक्लियस बनेंगे, पेरेंट सेल जितनी बनके तैयार होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितने बनेंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तब जाकर यहां पर प्रोसेस कंप्लीट होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिए एक बार। सबसे पहले इसमें साइटोप्लाज्म डिवीजन करेगा, न्यूक्लियस आर सेपरेटेड बोथ साइड, ठीक, सेपरेट हो गए। उसके बाद न्यूक्लियस डिवीजन करेगा, और पेरेंट बॉडी में जितने न्यूक्लियस थे उतने न्यूक्लियस बनके तैयार हो जाते हैं। इस यही हम कहते हैं प्लाज्मोटॉमी। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोटॉमी। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला मोड जो है वो है स्पोर है और स्पोरुलेशन, स्पोर और स्पोरुलेशन। देखो हम पढ़ेंगे इसके बाद स्पोर्स के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स is called sporulation, is called sporulation, ठीक है। स्पोर्स कैसे होते हैं, स्पोर एकदम बिल्कुल माइक्रो, दूसरा थिन लेयर स्ट्रक्चर, थिन लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल एल्गी है, कोनिडिया है ना, क्लेमाइडोमोनास मैंने लिखा है यहाँ पर। और स्पोर्स के 2 टाइप हैं, एक होते हैं मोटाइल, कैसे होते हैं, मोटाइल, जिन्हें हम कहते हैं जूस्पोर, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं नॉन मोटाइल, जिन्हें हम कहते हैं एप्लेनोस्पोर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं नॉन मोटाइल यानी एप्लेनोस्पोर। इनके पास मूवमेंट करने के लिए कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं, फ्लैजिला टाइप के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इससे ये मूवमेंट करते हैं, बट इनके पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसकी वजह से ये मूवमेंट कर सकें। जैसे ही ये फॉल्स ऑन द अर्थ जमीन पर गिरते हैं, तुरंत ही ये जर्मिनेशन करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बॉल कैसी होती है, थिन, बहुत पतली होती है, ताकि ऑब्जर्वेशन की प्रोसेस बहुत जल्दी हो सके, ठीक है। जल्दी से ऑब्जर्व करेंगे वाटर को, फूड को, और तुरंत ही जर्मिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। आई बात समझ में, धीरे धीरे जर्मिनेशन करने लगते हैं। तो इतनी बात समझ में आई। व्हाट द स्पोर, स्पोर इज अ माइक्रो एंड थिन लेयर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या थिन बॉल स्ट्रक्चर, एक ही बात है। और स्पोरुलेशन का मतलब जानते हो, द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इज कॉल्ड स्पोरुलेशन। गुड। देखो बेटा, अगला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। इट इज द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। ये हमारा, ये भी कैसा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। द मोड ऑफ
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। ठीक है, एक प्लांट के बारे में अगर डिस्कशन करें तो एक प्लांट के पास 5 ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है बेटा रूट, फिर होता है आपका स्टेम, फिर आपका होता है लीफ, और फिर उसके बाद आपके चलते हैं फ्लावर, और उसके बाद आपका होता है फ्रूट। क्या होता है? फ्रूट। एक प्लांट के पास 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें से 3 होते हैं वेजिटेटिव। 3 कैसे होते हैं? वेजिटेटिव ऑर्गन है। एक प्लांट के कैसे ऑर्गन है? वेजिटेटिव ऑर्गन्स हैं, जो स्टार्टिंग से रहते हैं और ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होंगे? इन्वॉल्व होते हैं। फ्रूट, फ्लावर एंड फ्रूट को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। बोलो, बात समझ में आई? ठीक है, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन की डेफिनेशन समझ में आई। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स, या इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स रूट, स्टेम एंड लीफ इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमारे प्लांट के 3 ऐसे पार्ट हैं जो वेजिटेटिव ऑर्गन हैं, समझ में आई, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। 2 पार्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसमें होंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होंगे। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, चलो ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है ना, वो 2 टाइप का होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के जो टाइप हैं वो कितने हैं? 2 हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के कितने टाइप दिए हैं? 2 हैं। ठीक है, सबसे पहला टाइप जो है वो है आपका नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। कौन सा? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, चलो सबसे पहले नेचुरल पढ़ते हैं। तो नेचुरल का मतलब होता है कि जो नेचर की हेल्प से हो, अपने आप हो, नेचर। आई बात समझ में? कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका नेचर बड़ा ध्यान रखता है, कहते नहीं है जिनका कोई नहीं होता है, उनका ऊपर वाला होता है। सिमिलर ऐसे भी प्लांट हैं इन्वायरमेंट में जिनका कोई कुछ ना करे फिर भी अपने आप में जर्मिनेशन करते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं और नए नए प्लांट को बनाते रहते हैं, और ऐसे प्लांट अपनी स्पीसीज को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा बनाए रखते हैं। ऐसा भी है नेचर में। ठीक, तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका नेचर हेल्प करता है। जैसे फर्स्ट इज रूट। कुछ रूट हैं जैसे स्वीट पोटैटो है अपना, कैरेट है, रेडिस है, डहेलिया है, सतावर है, एसेट्रा। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो नेचर की हेल्प से ग्रो करते रहते हैं। उनकी रूट अपने आप ग्रो करती है। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया है स्वीट पोटैटो। आप देखें, ये स्वीट पोटैटो है, इसके ऊपर कुछ बर्ड्स बन रहे हैं। इसके ऊपर क्या बन रहे हैं? इसके ऊपर बेटा कुछ बर्ड्स बन रहे हैं। देखें, बर्ड्स, ये बर्ड्स बन रहे हैं। इस बर्ड्स को अपन कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट। ठीक, ये बड बनाते हैं पहले, और बड के बाद धीरे धीरे इनमें क्या बनते हैं? रूट बनना शुरू हो जाता है। क्या बनने शुरू हो जाते हैं? रूट बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे आपने देखा ये प्लांट बड़ा हो गया, ग्रो कर गया, और नीचे के जो रूट्स जो हैं, है ना, धीरे धीरे फिर से इसने नए नए न्यू रूट्स डेवलप किए, ट्यूबर्स बना लिए, और नया स्वीट पोटैटो बन के तैयार हो गया। ठीक है, अच्छा, ऐसे ही बाई स्टेम, कुछ स्टेम भी है अपने पास, है ना। अब स्टेम के 3 टाइप हैं। स्टेम के कितने टाइप हैं? 3 टाइप हैं। जैसे कि अंडरग्राउंड स्टेम, बेस स्टेम जो अंडर द सॉइल
क्रीपिंग स्टेम, बेस स्टेम जो कुछ अंडर हैं और कुछ बाहर हैं, कुछ एरियल पार्ट्स में होते हैं, कुछ सॉइल के अंदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रीपिंग स्टेम। एरियल स्टेम, बेस स्टेम जो टोटल बाहर होते हैं उन्हें हम एरियल स्टेम कहते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे पोटैटो है, ओनियन है, गार्लिक हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। इनके ऊपर कुछ बड्स बन जाते हैं। एनसीईआरटी इन बड्स को जर्मिनेटिंग वर्ड्स कहती है। कौन सी वर्ड्स कहती है? जर्मिनेटिंग वर्ड्स हैं। एनसीईआरटी ने लिखा कि इस टाइप के वर्ड्स जो हैं वो हम जर्मिनेटिंग वर्ड्स कहेंगे। जर्मिनेटिंग वर्ड कहा उन्होंने। वैसे रियल में देखा जाए तो ये वर्ड जो हैं वो एक्सिलरी वर्ड होते हैं। कौन से वर्ड होते हैं? एक्सिलरी वर्ड। इन्हें हम एक्सिलरी वर्ड कहते हैं। ठीक, ये वर्ड धीरे धीरे ग्रो करते हैं और जहां ये वर्ड लगते हैं उन्हें हम आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। क्या कहेंगे? आई ऑफ पोटैटो। आई ऑफ पोटैटो कहते हैं। इनमें धीरे धीरे ग्रीन कलर के वर्ड ग्रो करने लगते हैं और इन्हीं से डेवलप होकर नए नए प्लांट बन जाते हैं। क्रीपिंग स्टेम, ऐसे स्टेम जो क्रीपिंग यानी रैंक कर चलते, हॉरिजॉन्टली हैं, जैसे कि ग्रास इसका एग्जाम्पल है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका ग्रास है, मिंट है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना। आपने देखो ग्रास को जब खींचना, कभी खींचना, ग्रास को खींच के देखना तो आप देखेंगे कि ग्रास अंदर की ओर खिंचती जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ग्रास का कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट कहाँ है? मिट्टी के अंदर है, सॉइल के अंदर, अंडर द सॉइल है, कुछ पार्ट बाहर की ओर है। तो ऐसे प्लांट जो हैं वो हॉरिजॉन्टली डेवलपमेंट करते हैं अंदर की साइड में। ठीक है, इन पे भी क्या बन जाते हैं? इनके ऊपर भी एडवेंटियस रूट्स आने लगते हैं। कौन से रूट्स आने लगते हैं? देखो लिखा एडवेंटियस रूट्स बनने लग गए, कुछ बर्ड्स बने हैं और धीरे धीरे इससे एक नया सूट बनकर तैयार हो गया। सूट हम किसे कहते हैं? सूट का मतलब है स्टेम हो, स्टेम के साथ लीफ लगी हो तो हम उसे क्या कहेंगे? सूट कह देंगे। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। क्रीपिंग स्टेम है। अब यहां पर एरियल स्टेम जो देखते हैं टोटल बाहर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहां पर एक बड दिख रही है आपको। क्या दिख रही है? बड। यहीं से धीरे धीरे बड ग्रो करेगी और एक नए प्लांट को जर्मिनेट कर देती है। ठीक है, गन्ना, ये शुगर केन है, यहां पर आप देख रहे हैं ए वाला स्ट्रक्चर और ए वाला स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं नोड, और इसके बीच का जो एरिया है इसे हम कहते हैं इंटरनोड। याद रखना है, इंटरनोड और नोड किसे कहते हैं? नोड मीन्स जहां पर दोनों जुड़े हैं और वहां से निकलती हैं बड और धीरे धीरे करते हैं ग्रो। ठीक है, इसके आगे अपन ठीक कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।